पास कोई सबस्ट्रेट हो और उसके साथ कोई ग्रुप अटैच है, तो उस सबस्ट्रेट में इफेक्ट क्रिएट होते हैं, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट। तो इसी तरह इफेक्ट तो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इफेक्ट या तो उस कंपाउंड में किसी सिग्मा बॉन्ड के थ्रू क्रिएट हो सकता है, या तो डबल बॉन्ड के थ्रू क्रिएट हो सकता है, या तो स्पेस के थ्रू भी उस सबस्ट्रेट में इफेक्ट क्रिएट हो सकते हैं। तो मतलब क्या है कि उसके इलेक्ट्रॉन में इफेक्ट क्रिएट होता है, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट भी कहा जाता है। तो हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है इंडक्टिव इफेक्ट इन अ सबस्ट्रेट। मतलब हमारे पास अगर कोई सबस्ट्रेट हो तो उसमें इंडक्टिव इफेक्ट कैसे क्रिएट होता है और वो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, तो इसी चीज़ को हम सीखेंगे। तो बेसिक सी बात है, इंडक्टिव इफेक्ट हमारे सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट होती है और उस कंपाउंड में इफेक्ट क्रिएट होता है। इसी चीज़ को कहा जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। फॉर सपोज इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, तो मैं कहूँगा सर मेरे पास फॉर सपोज एक एक कंपाउंड है, जैसे 4 कार्बन है, इसको कहा जाता है ब्यूटेन, और जो Cl है तो ब्यूटेन क्लोराइड। अब होता क्या है कि मेरे पास एक कंपाउंड है, अब इस कंपाउंड में एक कार्बन के साथ एक ऐसा ग्रुप अटैच है जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस है, और जिस जिस कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस आए हो, तो होता क्या है कि उस बॉन्ड के बीच में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, कार्बन उसी इलेक्ट्रॉन उसी की तरफ ही शिफ्ट होंगे कोवेलेंट बॉन्ड के। फॉर सपोज ये मेरे पास है कंपाउंड, इसमें ये कार्बन और ये क्लोरीन, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। जैसे कि कार्बन की मेरे ख्याल से 2.5 होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और क्लोरीन की होती है अप्रोक्सीमेटली 3। तो होगा क्या कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, कार्बन इलेक्ट्रॉन उसी की तरफ जाएंगे। तो होगा क्या कि ज़्यादा क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से यहाँ से क्लोरीन खुद के तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट होगी इलेक्ट्रॉन्स की, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की, कार्बन से क्लोरीन की तरफ। मतलब जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन थे जिससे बॉन्ड बना था, ये दोनों स्लाइटली इस साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे, और जो कार्बन था उस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी। तो क्या हुआ कि जब क्लोरीन ने खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचा, तो क्लोरीन पे चार्ज तो आ गया माइनस, मगर कार्बन पे चार्ज आ गया पॉजिटिव। अब ये क्या हुआ कि पोलराइजेशन क्रिएट हो गया, किसके थ्रू, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। तो इसी चीज को कहा जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो होगा क्या कि जब पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर आया, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले तो इन कार्बन के बराबर ही थी, मगर जब क्लोरीन ने उसे इलेक्ट्रॉन खींचे तो उस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, और जिस कंपाउंड में जिस मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए, मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले से बढ़ जाती है। पहले नॉर्मल था, न्यूट्रल था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस नहीं थी, मगर अब पॉजिटिव चार्ज आया, मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, इस कार्बन से भी, इस कार्बन से भी, इस कार्बन से भी। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को दूसरे कार्बन से खींचेगा अपनी डेंसिटी, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो ये क्या करेगा कि ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करेगा, तो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसकी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से ये ज़्यादा नेगेटिव बन गया, कि जो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आया, इसने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिया इसको स्टेबल करने के लिए। तो ये क्या करेगा, फिर दूसरे कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। फॉर सपोज इससे इसने इलेक्ट्रॉन खींचे, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, कुछ टाइम के बाद ये इससे दूसरे कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो सिर्फ एक कार्बन और क्लोरीन के बीच में था, मगर इफेक्ट जो हुआ पूरे कंपाउंड पे हुआ। तो इसी चीज को हम कहते हैं कि सर हमारे पास अगर सबस्ट्रेट हो, उस पे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, तो उस इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से पूरे सबस्ट्रेट पे इफेक्ट बनता है। जिस तरह हमारे इस पूरे कंपाउंड पे इफेक्ट बना सिर्फ एक ग्रुप को अटैच करने की वजह से। तो इस तरह जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसिशन होती है, ट्रांसमिशन होती है, या इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, इसी को ही कहा जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। और दूसरी बात कि अब सवाल ये है कि ये जो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से क्या पूरे कंपाउंड पे ही इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट होगा, तो नहीं। तो कहते हैं कि सर 1, 2 या 3 कार्बन के बाद इसकी इलेक्ट्रॉन की जो खींचने की ताकत है वो खत्म हो जाती है। मतलब ये जो इफेक्ट है 3-4 कार्बन तक ही होती है। बट अब उस पे कंडीशन है कि कौन सा आपके पास
फंक्शनल ग्रुप है, सॉरी, कौन सा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो उस पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे कोई नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड होता तो इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत ज़्यादा होती इस कंपाउंड से। तो इसी तरह मतलब बात की कि इंडक्टिव इफेक्ट होता है किसी भी सबस्ट्रेट में। तो इट इज अ परमानेंट पोलराइजेशन इफेक्ट थ्रू द सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ये परमानेंट पोलराइजेशन करता है, मतलब जब तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रहेगा कार्बन और क्लोरीन के बीच में, तब तक ये इंडक्टिव इफेक्ट जारी रहेगा। दूसरी बात ये, इट डिक्रीजेस अलोंग द कार्बन चेन एंड इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल आफ्टर द थर्ड कार्बन। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे कार्बन से आगे आप बढ़ते जाएंगे, मतलब एक कार्बन, दो कार्बन या तीन कार्बन के बाद ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो खत्म हो जाती है, मतलब ना होने के बराबर होती है। मतलब यहाँ तक इंडक्टिव इफेक्ट था, स्ट्रॉन्ग था, अब आगे गया तो वीक होता गया। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, अलोंग द पीरियड जाएंगे, तो जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो कम होता जाता है। तो यही बात थी। द इफेक्ट इज एडिटिव इन नेचर। अब ये कह रहा है कि अगर सबस्ट्रेट पे एक ग्रुप था तो इंडक्टिव इफेक्ट बना, अगर दो होते ग्रुप तो तो दो ग्रुप होने की वजह से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचते, अगर तीन कार्बन होते तो इस ग्रुप से और ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचते। तो मतलब जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो स्ट्रोंग होता जाता। जितने ज्यादा होंगे आपके पास ग्रुप, उतना ही ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा सबस्ट्रेट के ऊपर। और दूसरा ये है कि अगर जितना पावरफुल होगा आपके पास ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो उतना ही ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा। मतलब यहाँ अगर क्लोरीन है फ्लोरीन होता तो फ्लोरीन क्लोरीन के कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ही मसला होता है कि जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा ही इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट करेगा। और दूसरी बात ये, द इफेक्ट इज एडिटिव, ये तो हो गया। इट इज़ अ वीक इफेक्ट एंड इट इज काज्ड बाय द पार्शियल ट्रांसमिटेड ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ये वीक इफेक्ट होता है। वीक इफेक्ट होने का वजह ये है कि ये जो ट्रांसमिशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सिग्मा बॉन्ड से बने हैं। तो और सिग्मा बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो इसके टूटने के चांसेस कम होते हैं। और जब टूटने के चांसेस कम होते हैं तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, ऐसा नहीं है कि परमानेंट यहाँ पर आ गए, परमानेंट आ गए बस क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले जाता है, ऐसा नहीं होता। बस थोड़े से यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसी को ही कहा जाता है पार्शियल ट्रांजिशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो इसी वजह से ही हम कहते हैं कि जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है वो वीक इफेक्ट होता है। इसके कंपैरिजन में अगर दूसरे इफेक्ट होंगे जो पाई बॉन्ड के थ्रू हो रहे हैं तो वो ज़्यादा ही स्ट्रोंग हो गई। यही बात है, यही कंडीशन थी यहाँ पर। और दूसरी बात ये है कि इंडक्टिव इफेक्ट के दो टाइप होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा होता है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब ये है कि अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसी कंपाउंड को, किसी सबस्ट्रेट को, तो उस पे पॉजिटिव इफेक्ट बनेगा। अगर कोई नेगेटिव ग्रुप लगा है किसी सबस्ट्रेट के ऊपर तो वो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट देगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास ये कंपाउंड था, मेरे पास एक कंपाउंड था, एक सबस्ट्रेट था, इस पे कोई ग्रुप अटैच था, तो ये ग्रुप क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है उस सबस्ट्रेट से। अगर इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है उस सबस्ट्रेट से तो मतलब ये है कि ये इफेक्ट दिखा रहा है इंडक्टिव का, मगर कौन सा, नेगेटिव। अगर ऐसा ग्रुप होता फॉर सपोज जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता, तो हम कहते कि सर जो इफेक्ट हो रहा है उस कंपाउंड में वो है प्लस आई। तो डिफरेंस इतना नहीं है, डिफरेंस यही है कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो मतलब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। अगर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है उसका सबस्ट्रेट से, तो मतलब वो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, मतलब माइनस आई इफेक्ट है। अब कुछ कंडीशंस भी हैं, कुछ और भी डिटेल्स होते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट पर। तो आते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट पर। तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट का अगर मैं आपको मिसाल दूं, यही एग्जांपल था। ऐसा करें कि आप एग्जांपल चेंज कर दें, वरना आप कहेंगे कि सर सेम थिंग तो पढ़ा रहे। ऐसा करते हैं, हम स्ट्रॉन्ग एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ले लेते हैं जो है नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत, सबसे ज़्यादा पावर भी इसी में ही है। कि जो ये टेबल है, जो टेबल बताता है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ये विड्रॉ कर सकता है, सबसे उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये,
ऐसे चलते चलते लास्ट में हमारे पास अल्कीन होता है फिनोल के बेंजीन के बाद। तो नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड इलेक्ट्रॉन खींचता है, मगर सब जो सारे हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उनसे सबसे ज़्यादा ज़्यादा स्ट्रेंथ से इलेक्ट्रॉन खींचता है, मतलब सबसे नेगेटिव इफेक्ट जो दिखाता है वो नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड है। उसके बाद सेकेंडरी है जो टर्शरी रेडिकल है, वो नाइट्रोजन के साथ अटैच है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, वो भी ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन खींचता है किसी भी सबस्ट्रेट पे अगर वो अटैच है तो। अब होता ऐसा है कि नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन से, तो ये क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ खींचेगा। तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज की जो इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए और इस नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किए, तो पॉजिटिव चार्ज था, जब इलेक्ट्रॉन खींचे तो खुद स्टेबल बन गया, मगर उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो होगा क्या कि इस पे जब पॉजिटिव चार्ज आया तो पहले तो कार्बन 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 की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस थी वो तो ना होने के बराबर थी, मतलब सबकी बराबर थी, तो इलेक्ट्रॉन खींच नहीं रहे थे, बस जहाँ स्टेबल थे वहाँ स्टेबल थे। मगर जब कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड को दे दिया कि जो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, तो होगा क्या कि इस कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी अब वो बढ़ जाएगी पहले से ज़्यादा, मगर इनकी तो सेम ही थी ना। तो ये क्या करेगा कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वालों से इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू करेगा। फॉर सपोज इसने इससे इलेक्ट्रॉन खींचे खुद को स्टेबल करने के लिए, फिर यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसने खुद को स्टेबल करने के लिए दूसरे कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचे, फिर इसने दूसरे से खींचे, और ऐसा मतलब क्या हुआ कि पूरे कंपाउंड पर इफेक्ट पड़ गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कम होने का। सिर्फ एक ग्रुप के इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से पूरे कंपाउंड पे इफेक्ट बन गया। तो इसी को ही हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, जो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होता है। तो इसी को ही कहा जाता है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो कुछ रूल है कि सर कौन सा ग्रुप ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है, मतलब कौन से ग्रुप की पावर ज़्यादा है, तो हम कहते हैं कि सर टॉप पे नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, उसके बाद टर्सरी नाइट्रोजन, उसके बाद सेकेंडरी नाइट्रोजन, उसके बाद NH3, उसके बाद NO2CN, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे चलते चलते लास्ट में आता है अल्कीन। मतलब ये स्टेबिलिटी या मैं कहूँ कि स्ट्रेंथ ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का। तो यही चीज़ थी। और उसके बाद माइनस आई इफेक्ट स्टेबलाइज द नेगेटिव चार्ज एंड माइनस आई इफेक्ट डिस्टेबलाइज द पॉजिटिव चार्ज। अब ये कहना क्या चाहता है, कहना चाहता है कि अगर आप किसी सबस्ट्रेट के ऊपर नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर देते हैं, अगर उस कंपाउंड में पहले ही नेगेटिव चार्ज था तो फिर वो उस कंपाउंड को स्टेबलाइज करेगा। अगर उस पे पॉजिटिव चार्ज था तो फिर वो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट उसको डिस्टेबलाइज करेगा। अब होता ऐसा है कि फॉर सपोज मेरे पास कोई कंपाउंड है, जैसे ये हो गया, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि यहाँ पर CH2 माइनस था फॉर सपोज, और यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम हाइड्रोजन आप लगा सकते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ फॉर सपोज क्लोरीन अटैच था। अब क्या करेगा क्लोरीन, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होना शुरू होंगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, फिर ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये तो हो गया न्यूट्रल, फिर इस पे पॉजिटिव चार्ज, फिर ऐसा होते होते लास्ट वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इस पे नेगेटिव चार्ज था पहले ही, तो नेगेटिव चार्ज जब उस सबस्ट्रेट पे पहले ही था तो मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन थे, उसने पहले ही किसी और से खींचे थे। तो ये जब क्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन देने की वजह से ये भी न्यूट्रल हो जाएगा, ये कंपाउंड स्टेबलाइज हो जाएगा। अगर किसी कंपाउंड के ऊपर चार्ज नहीं है ना, मतलब वो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज है, वो न्यूट्रल है। तो तो क्लोरीन ने क्या किया, इस पूरे कंपाउंड को स्टेबलाइज किया इलेक्ट्रॉन खींचने से। अगर फॉर सपोज इसी कंपाउंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता, मतलब उस कार्बन के पास पहले इलेक्ट्रॉन कम होते, पॉजिटिव चार्ज का होने का मतलब है उसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया। तो पॉजिटिव चार्ज अगर है और फिर आप क्लोरीन का ग्रुप या किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को आप उसके साथ अटैच कर देते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन तो फिर भी होगी ना। तो पहले उसके पास इलेक्ट्रॉन कम थे और फिर से क्लोरीन ने खींचे तो फिर उस कार्बन को और ज़्यादा डिस्टेबलाइज करेगा। तो इस यही चीज़ थी कि माइनस आई इफेक्ट डिस्टेबलाइज द पॉजिटिव चार्ज एंड स्टेबलाइज द नेगेटिव चार्ज, यही तो कॉन्सेप्ट था। अब सवाल ये है कि हमारे पास एक रूल होता है DNP रूल, डिस्टेंस ऑफ ग्रुप, और दूसरा होता है नंबर्स ऑफ ग्रुप, और थर्ड होता है पावर ऑफ ग्रुप। सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी आप देंगे डिस्टेंस को,
उसके बाद आप प्रियोरिटी देंगे नंबर ऑफ ग्रुप्स को, और लास्ट में आप जो प्रियोरिटी देंगे वो देंगे पावर ऑफ ग्रुप को। मतलब बात कीजिए कि अगर कोई किसी कंपाउंड में नेगेटिव चार्ज है और हमसे पूछ रहा है कि कौन सा ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा उस नेगेटिव चार्ज को, सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज कौन करेगा। फॉर सपोज इसको इरेज कर देते हैं। अब कह रहा है कि फॉर सपोज मेरे पास एक ए कंपाउंड है जिसके दूसरे नंबर कार्बन पर क्लोरीन ग्रुप अटैच है, और यहाँ 2 नंबर पे अटैच है, यहाँ एक कार्बन पे अटैच है, यहाँ 2 नंबर पे अटैच है, 2 कार्बन के बाद एक ग्रुप अटैच है। तो कह रहा है कि बताओ कि सबसे ज़्यादा इस नेगेटिव चार्ज को, ये जो नेगेटिव चार्ज है इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी और इस पे भी, तो इस नेगेटिव चार्ज को कौन सा ग्रुप कौन सा ग्रुप से सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो अब यही सवाल था। तो कहते हैं कि सर डीएनपी रूल है हमारे पास जो कहता है कि पहले डिस्टेंस को देखें, अगर जिसमें डिस्टेंस कम होगी वो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, और अगर डिस्टेंस का प्रॉब्लम नहीं है फिर आप देखें नंबर कि कौन सा, मतलब नंबर कितने हैं, मतलब कितने आपके पास अटैचिंग ग्रुप हैं, कि जो ये एडिटिव नेचर है ना, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होंगे उतना ही आपका स्टेबलाइजेशन ज़्यादा होगा उस नेगेटिव चार्ज में। और अगर ये भी नहीं है तो देखेंगे लास्ट में पावर ऑफ ग्रुप के। सर अगर सेम पोजीशन है, एक कंपाउंड पर क्लोरीन है और दूसरे पर फ्लोरीन है, तो हम कहेंगे सर फ्लोरीन वाला ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा नेगेटिव चार्ज को कंपैरिजन में किसके, क्लोरीन वाले के। इसी तरह कह रहा है कि सर अब कह रहा है कि सर बताओ कि कौन सा इसको ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। सर यहाँ एक नंबर पे नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ 2 नंबर कार्बन के बाद नेगेटिव चार्ज है, यहाँ एक नंबर पे है, यहाँ 2 नंबर पे है। तो सबसे ज़्यादा आप प्रायोरिटी देते हैं डिस्टेंस को। सर जितना डिस्टेंस कम होगा नेगेटिव चार्ज उतना ही ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। तो यहाँ 1 पे है, यहाँ 2 पे है। तो अब दूसरी कंडीशन ये है कि अगर पोजीशन सेम है तो, और पावर ऑफ ग्रुप भी सेम है, तो आप देखें कि सर कितने हैं। अगर नंबर देखेंगे सर, अगर एक क्लोरीन ग्रुप है या एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो आप देखेंगे कि सर दूसरे में कितने हैं। सर दूसरे में अगर 2 हैं तो आप देखेंगे नंबर, मतलब नंबर के लिहाज से इसमें 2 हैं, इसमें 1 है, तो मतलब सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो स्टेबलाइज करने वाले होगी माइनस चार्ज को, वो होगी सी। मतलब सी सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा किसको, नेगेटिव चार्ज को। उसके बाद करेगा ए, बिकॉज पोजीशन सेम थी, डिस्टेंस सेम थी, तो ये फैसला करना था नंबर के बुनियाद पर। नंबर के बुनियाद पे किया तो पहले आया सी, फिर आएगा ए, और फिर क्या आएगा सर, फिर आएगा सर कि नेगेटिव चार्ज को कौन सा स्टेबलाइज करता है। सर इसमें देखते हैं कि सर डिस्टेंस सेम है, सर हार्ट सेम है, सर नंबर ऑफ ग्रुप सेम है, सर नंबर ऑफ ग्रुप भी सेम है, एक एक है। अब देखें लास्ट में सर पावर ऑफ ग्रुप। सर अगर सेम पोजीशन पे ही ग्रुप अटैच है और अब फैसला नहीं हो रहा कि सर कैसे करें, तो क्या करेंगे सर, पावर कौन सा है सर उस ग्रुप का। अगर NO2 है, यहाँ Cl है, यहाँ फ्लोरीन है, तो सर NO2 ज़्यादा पावरफुल होता है किसके, फ्लोरीन के। मतलब NO2 ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, तो इसको सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज कर सकता है नेगेटिव चार्ज को। और ये इसकी प्रियोरिटी इससे कम है, तो ये कम खींचेगा इलेक्ट्रॉन, तो सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी हमारे रह जाएगी सी की। और लास्ट में रहेगा क्या, सॉरी सी नहीं था, ये था हमारे पास बी, और उसके बाद है हमारे पास लास्ट में डी। तो ये थी स्टेबलाइजेशन ऑर्डर ऑफ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज को ये सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज कौन सा करता है, तो इसी ऑर्डर के लिहाज से हम देखते हैं डीएनपी रूल एक इफेक्टिव रूल है जो बताता है कि सर कैसे फैसला किया जाए कि सर कौन सा ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। फिर ये तीनों चीज़ें देखते हैं सर, नंबर ऑफ ग्रुप क्या है, डिस्टेंस ऑफ ग्रुप क्या है, और पावर ऑफ ग्रुप क्या है। तो ये छोटा सा टॉपिक था इंडक्टिव इफेक्ट के मुतालिक और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट का मुतालिक।